26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 पर सोवियत यूनियन का प्रिपेट शहर पर एक तेज धमाका की आवाज सुनाई देती है। लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक तेज आग लगी हुई है। आसमान में उठती लपटों को लोग शहर में मौजूद एक ब्रिज पर खड़े होकर देखते हैं। इन लोगों को कोई अंदाज नहीं है कि कितना बड़ा खतरा उनके और बहुत तेजी से चला आ रहा है। दरअसल प्रिपेट शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन है चेर्नोबिल। उसमें मौजूद एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक तेज ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से निकलने वाला जानलेवा रेडिएशन चारों ओर फैल जाता है। ये कोई आम धमाका नहीं था। इस धमाके में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु धमाके से भी 400 गुना ज्यादा जानलेवा रेडिएशन फैल चुका था। कुछ समय बाद आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स पहुंचते हैं। उन्हें क्या पता था कि जिस आग को वो बुझाने में लगे हुए हैं वो कोई आम आग नहीं है। यहाँ पर गुजरा गया हर एक सेकंड उनका मौत के ओर ढकेल रहा है। कुछ ही मिनटों में इन फायर फाइटर्स की हालत खराब होने लगती है। रेडिएशन उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। उनके शरीर से खून बहने लगता है और उन्हें जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हवा के साथ रेडिएशन चारों ओर फैलने लगता है। सर के लोग जो ब्रिज पर खड़े होकर इस मंजर को देख रहे थे, उन्हें अचानक सर दर्द होने लगा, उल्टी आने लगती है और उनके दम घुटने लगता है। और देखते ही देखते शहर में जितने सारे हॉस्पिटल थे वो सारे धीरे धीरे पूरी तरह से भर जाते हैं। और जो फायर फाइटर्स रेडिएशन के डायरेक्ट चपेट में आए थे, उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उनके शरीर से चमड़ी तक निकल चुकी थी। जो भी लोग उनके शरीर को छू रहे थे उनके हाथ जल जा रहे थे। के कुछ ही घंटे के बाद आसमान में उड़ रहे बर्ड्स अपने दम तोड़ने लगते हैं, जमीन पर गिरने लगते हैं। आसपास मौजूद हरे भरे जंगलों को भी रेडिएशन लाल कर दिया और उनमें मौजूद जानवर भी अपना दम तोड़ने लगे। रेडिएशन बंदूक से निकली गोली की तरह चारों ओर फैलती ही जा रही थी। अपने रास्ते में आने वाली हर चीजों को खत्म करने जा रहा था। प्रिपेट शहर के पास एक नदी थी जो 24 लाख लोगों की प्यास बुझाती थी। उसमें भी रेडिएशन घुल मिल जाता है। तो अभी कयामत की शुरुआत थी। असली विनाश का लीला होना तो अभी बाकी था। चेर्नोबिल की ये दिल दहला देने वाली घटना आपकी रूह कांप देगी। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1980 के दौर में सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा राइवल यूएसए बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत मजबूत होती जा रही थी। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर जारी था। तो सोवियत यूनियन ने अमेरिका का पीछा करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजना बनाई। और उस समय सोवियत यूनियन के पॉलिसी मेकर्स ने एक योजना बनाई कि वो एक हाईटेक और आलीशान शहर बनाएंगे जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी। शहर में लोग जाकर रहेंगे, जिससे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। और उससे नए शहर का नाम प्रिपेट शहर रखा गया था। प्रिपेट शहर आज के समय में यूक्रेन का हिस्सा है। प्रिपेट एक बहुत बड़ा और मॉडर्न शहर बनने वाला था। तो इतने बड़े शहर के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती। तो प्रिपेट शहर को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देने के लिए प्रिपेट शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर छोटे से टाउन चेर्नोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाता है। इस शहर का निर्माण जोरों शोर से चल रहा था और लोग आकर इस शहर से बसने भी लगे थे। सोवियत यूनियन की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब क्योंकि प्रिपेट शहर एक मॉडर्न और आधुनिक सिटी बन रहा था जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाया जा रहा था, तो सोवियत यूनियन ने इस शहर और न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए अच्छे खासे इंतजार किए। उन्होंने इस शहर में ओवर द हॉराइजन यानी OTH रैडर सिस्टम भी लगाए, जिससे वो दुश्मन देश से आ रही बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएंगे और चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट को सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर कोई अटैक होता है तो काफ़ी तबाही मच सकती थी। लोग प्रिपेट शहर में आकर बड़े खुश थे। उन्हें अपना सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जल्द ही एक बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला था जो इसको तबाह करने वाला था। जो लोग इस शहर में अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहे थे उनके जीवन पर ग्रहण लगने वाला था। जो पावर प्लांट इस शहर को ऊर्जा दे रहा था वही इनका जीवन को छीनने वाला था। दरअसल चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे थे और चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो धमाका हुआ था वो इस चौथा न्यूक्लियर रिएक्टर में हुआ था। अब ये हादसा कैसे हुआ उसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर आखिर काम कैसे करता है।
दरअसल बिजली बनाने के लिए एक जनरेटर की ज़रूरत होती है। उस जनरेटर में लगे रोस्टर को घुमाने के लिए एक टरबाइन लगाया जाता है। जब ये टरबाइन घूमता है तो बिजली बनती है। आप इस डायग्राम को देखिए जिसमें इस न्यूक्लियर रिएक्शन कराई जाती है जिसमें हीट पैदा होती है जिससे इन पाइप में भरा पानी गर्म होकर स्टीम में बदलने लगता है। उस स्टीम को टरबाइन पर भेजा जाता है जिससे ये टरबाइन बहुत तेज घूमने लगती है और भारी मात्रा में बिजली पैदा होती है। अब ये पानी नाभिकीय रिएक्टर में कूलेट का भी काम करता है जिससे रिएक्टर का आसपास ओवरहीटिंग को रोका जाता है। रिएक्टर में पानी की सप्लाई बनाए रखने के लिए वाटर पाइप का इस्तेमाल किया जाता है और इन वाटर पंप्स को चलाए रखने के लिए भी इसी न्यूक्लियर प्लांट के द्वारा बनाई गई बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सोच कर देखिए कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो जाए तो ऐसे में पानी को स्टीम में बदलने के लिए हीट नहीं मिल पाएगी और ये टरबाइन नहीं घूम पाएगी। इस बिजली बनाना बंद हो जाएगा। अब क्योंकि इन पावर पंप्स को प्लांट की बिजली से ही चलाया जा रहा था तो बिना बिजली के ये भी बंद पड़ जाएगी जिससे रिएक्टर में पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिएक्टर के बंद होने के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है जो रिएक्टर को पिघल भी सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की सप्लाई लगातार चलती रहनी चाहिए। तो इमरजेंसी में इन वाटर पंप्स को चलाने के लिए अलग से बैकअप डीजल जनरेटर लगाए गए थे। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये थी कि इन वाटर पंप्स को डीजल जनरेटर से चालू करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। अब इस 1 से 1.5 मिनट के लिए अभी कोई पावर सोर्स चाहिए था जो इन पावर पंप्स को चालू रख सके। तो इस रिएक्टर को बनाने वाले इंजीनियर्स का मानना था कि रिएक्टर के बंद होने के बाद भी टरबाइन इनर्शिया की वजह से कुछ समय तक घूमता रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी फैन का स्विच बंद होने के बाद भी फैन तुरंत बंद नहीं होता, फैन कुछ समय तक घूमता रहता है। सेम इसी तरह से रिएक्टर के बंद होने के बाद भी टरबाइन कुछ समय तक घूमता रहेगा और रिएक्टर के बंद होने के बाद भी उसमें कुछ तो स्टीम बची होगी जो टरबाइन को घुमाते रहे। इसमें होगा यह कि डीजल जनरेटर पर शिफ्ट होने के लिए तो 1 से 1.5 मिनट का गैप होगा। उस समय अंतराल में न्यूक्लियर प्लांट के टरबाइन से ही उतनी बिजली तो मिल ही जाएगी कि उसे इन वाटर पंप्स को बिना रुके चलाया जा सके। और उस दिन 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल के इस रिएक्टर नंबर 4 पर इसी टेस्ट को कराना था कि क्या रिएक्टर के बंद होने के बाद भी प्लांट से उतनी बिजली मिल पाएगी जिससे इन वाटर पंप्स को चलाया जा सके। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर नंबर 1, 2 और 3 पर सफलतापूर्वक किया जा चुका था, लेकिन रिएक्टर नंबर 4 पर यह टेस्ट 2 बार फेल हो चुका था। तो इंजीनियर्स ने एक बार फिर से इस टेस्ट को दोहराया। मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट को कराना आसान नहीं था क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो एक चेन रिएक्शन की तरह चलता है और उस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल ना किया जाए तो रिएक्टर एक एटम बम की तरह खतरनाक हो जाता है। तो रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए बोरोन कार्बाइड की करीब 211 कंट्रोल रॉड डाली जाती थी जो न्यूक्लियर रिएक्शन को धीमा कर देती है और इन रॉड्स की टिप ग्राफाइट की बनी होती थी। रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड्स को डाला गया जिससे ही कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर गई तो न्यूक्लियर रिएक्शन इतनी स्लो हो गई कि पावर प्लांट करीब 30 मेगावाट तक पावर जनरेट कर रहा था। अब प्लांट की पावर को करीब 700 मेगावाट तक पहुंचना था। तो रिएक्टर के अंदर से कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाला जाने लगा। जैसे जैसे कंट्रोल रॉड बाहर निकलने लगे वैसे वैसे रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन तेज होने लगी और प्लांट की पावर बढ़ने लगी और पावर करीब 200 मेगावाट तक पहुंच गई। लेकिन अभी भी ये पावर इस टेस्ट कराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो पावर को बढ़ाने के लिए रिएक्शन के अंदर से और ज़्यादा कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाला जाने लगा और रिएक्टर के अंदर सभी 211 रॉड्स में से केवल 8 कंट्रोल रॉड्स ही रिएक्टर के अंदर रह गई। और यहाँ पर इस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे इंजीनियर्स से बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रूल्स बुक के अनुसार रिएक्टर के अंदर 15 से कम कंट्रोल रॉड्स नहीं होना चाहिए। तो अचानक से रिएक्टर के
अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत तेज हो गई, जिससे प्लांट बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करने लगा। रिएक्टर के ऊपर लगी लीड भी हिलने लगी। रिएक्टर बहुत तेज वाइब्रेट करने लगा। इंजीनियर्स को समझ आ चुका था कि अब रिएक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इस वजह से उन्होंने रिएक्टर को बंद करने का फैसला लिया। इंजीनियर्स ने इमरजेंसी शटडाउन को बटन दबाया। इस बटन को दबाने का मतलब ये था कि इस बटन के दबाते ही सभी कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर चले जाएंगे और न्यूक्लियर रिएक्शन को बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा करना भी इंजीनियर्स के द्वारा एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि पहले से ही रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत तेज थी और जैसे ही इन रॉड्स को रिएक्शन के अंदर डाला जाने लगा, वैसे ही इन सभी कंट्रोल रॉड्स के टिप पर लगे ग्रेफाइट ने रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन को और तेज कर दिया। अचानक से रिएक्टर की पावर 33,000 मेगावाट को भी पार कर गई और एक तेज धमाका के साथ रिएक्टर ब्लास्ट कर गया। न्यूक्लियर रिएक्शन का सबसे खतरनाक हिस्सा यानी रिएक्टर की कोर अब खुल चुकी थी, जो कि एटमॉस्फेयर में बेहिसाब रेडिएशन को छोड़ रही थी। रेडिएशन का लेवल इतना ज़्यादा था कि अगर कोई इंसान पावर प्लांट के पास करीब 30 सेकंड ही खड़ा हो जाए तो उसकी मौत तय थी। दोस्तों, रेडिएशन विज्ञान जगत की वो काली और अदृश्य शक्ति थी जो इंसान शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, डीएनए को तोड़ देती है और शरीर में कैंसर को पैदा करती है। चेरनोबिल के पास मौजूद प्रिप्यत शहर के लोग भारी मात्रा में इस रेडिएशन का शिकार होते हैं। हर मिनट रेडिएशन वायुमंडल में फैलता जा रहा था। अगर रिएक्शन कोर को शांत नहीं किया गया तो ये और ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा। इसके लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रिएक्टर के ऊपर धूल और मिट्टी को डाला गया और आग को बुझाते बुझाते एक हेलीकॉप्टर इसमें क्रैश हो गया। पहले तो ऑफिसर ने प्रिप्यत शहर के लोगों को शहर से बाहर ना जाने देने का फैसला लिया गया था, ताकि लोगों के द्वारा रेडिएशन उस शहर के बाहर ना जाए। लेकिन बाद में रियलाइज़ किया गया कि जितने देर प्रिप्यत के लोग रेडिएशन के चपेट में रहेंगे, उतनी जल्द ही उनकी मौत उनके करीब आती जाएगी। तो फैसला किया गया कि प्रिप्यत शहर को खाली कराया जाए। पहले तो ये माना जा रहा था कि सिर्फ 3 दिनों की ही बात है। 3 दिन के बाद सिचुएशन जैसे ही कंट्रोल में आ जाएगी, उसके बाद प्रिप्यत के लोग वापस अपने घरों में आ सकते हैं। लेकिन सिचुएशन कंट्रोल होने की बजाय बाद से बदतर होती जा रही थी। परेशानी ये थी कि रिएक्टर की कोर में इतनी ज़्यादा हीट थी कि कोई जो भी धूल और मिट्टी रिएक्शन के ऊपर डाली जा रही थी वो पिघलकर लावा बनती जा रही थी और वो लावा धीरे धीरे नीचे की ओर धंसता जा रहा था, जो कि एक नई खतरे की ओर बढ़ रहा था। दरअसल रिएक्टर के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा टैंक था और वो लावा उसी टैंक की ओर बढ़ रहा था। वैज्ञानिक इस बात से चिंतित थे कि अगर ये लावा उस टैंक में चला गया तो टैंक में मौजूद पानी तुरंत भाप में बदल जाएगा, जिससे टैंक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा और टैंक ब्लास्ट हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो कयामत आ जाएगी, क्योंकि इससे 30 किलोमीटर के रेडियस में तबाही मच जाएगी। इस बड़े खतरे को टालने का सिर्फ एक ही उपाय था कि रिएक्टर के नीचे मौजूद उस टैंक को ही खाली कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये थी कि उस टैंक को खाली करने के लिए किसी को टैंक के अंदर जाना होगा और अंदर से ही पानी को ड्रेन करने के लिए वाल को खोलना होगा। लेकिन ऐसा करेगा कौन? कौन अपनी जान जोखिम में डालकर उस रेडिएशन से भरा पानी में जाएगा, जब पता हो कि जाने के बाद मौत निश्चित है। लोगों को काफ़ी लोभ और लालच दिया गया उस टैंक में जाने के लिए, लेकिन सबको पता था कि अगर वो टैंक में गए तो वो 7 दिनों से ज़्यादा जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो उन्हें टैंक में जाने के लिए जो धन दौलत मिलेगा उसका वो क्या करेंगे? लेकिन अगर टैंक को खाली नहीं किया गया तो करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। तो वहाँ वाले खतरे को टालते हुए 3 लोग ने उस रेडियो एक्टिव पानी में उतरने का फैसला लिया। उन्होंने स्पेशल सूट पहने जो रेडिएशन को उनके शरीर में प्रवेश करने से रोक पाए, और एक टॉर्च की मदद से उन्होंने उस टैंक के वाल को खोला और टैंक को खाली किया। आने वाला बड़ा खतरा तो टल चुका था, लेकिन रिएक्टर नंबर 4 की आग शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब 10 दिनों का समय लगा इस रिएक्टर की आग को कंट्रोल करने में। आग तो कंट्रोल हो चुकी थी, लेकिन
रिएक्टर की कोर खुल जाने की वजह से रेडिएशन अभी भी फैल रहा था। रिएक्शन के चारों ओर रेडिएशन मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुका था, तो उसको साफ करने के लिए पहले तो रिमोट कंट्रोल रोबोट का वेस्ट को साफ करने के लिए लगाया गया, लेकिन रेडिएशन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये रोबोट खराब होने लगा। अब रेडियो वेस्ट को लोगों को ही साफ करना था, वो भी अपनी जान की बाजी लगाकर। प्लान ये बनाया गया कि एक वर्कर 90 सेकंड से ज़्यादा उस वाल के पास नहीं रहेगा और सिर्फ 90 सेकंड में ही वो वर्कर जितना वेस्ट क्लीन कर सकता है वो करेगा और दूसरा वर्कर उसकी जगह लेगा और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। 1986 से 1987 के बीच करीब 2 लाख लोगों को इस वेस्ट को साफ करने के लिए भेजा गया। इस प्लांट के करीब 30 किलोमीटर के रेडियस में एक बाउंड्री को बनाया गया और उसको एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया गया और इसमें किसी का भी जाना मना है। सोवियत यूनियन के ऑफिसर ने रिएक्टर को ढकने के लिए इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर को बनाया जिससे रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ ये स्ट्रक्चर कमजोर पड़ता गया। इस वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग को करते हुए साल 2010 में इसके ऊपर एक और नया स्ट्रक्चर बनाया गया कि साल 2017 तक कंप्लीट हो गया, लेकिन ये स्ट्रक्चर भी करीब 100 साल तक ही काम करेगा। वैज्ञानिक का मानना है कि आने वाले 20,000 सालों तक ये रेडिएशन खत्म नहीं होने वाला। भले ही रिएक्टर को कवर कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी ये भारी मात्रा में रेडिएशन को छोड़ रहा है। इस डिजास्टर में लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। चेरनोबिल की ये घटना हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुई, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी लोग रह रहे हैं, लेकिन चेरनोबिल की 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी का भी जाना मना है। लेकिन छोटी सी गलती की वजह से चेरनोबिल की इस घटने से धरती के सीने पर एक ऐसा घाव दिया है जिसकी सजा आने वाली पीढ़ियों को 20,000 सालों तक भुगतनी होगी। विज्ञान को एक कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाए तो ये एक वरदान है, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो विज्ञान अभिशाप भी बन जाती है। और 1912 को विज्ञान का ऐसा ही एक अभिशाप अटलांटिक ओशन में हुआ, जो छोटी छोटी गलती की वजह से 1500 से भी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई। टाइटैनिक के ये दिल दहला देने वाली घटना को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।